चलिए बच्चे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो इस समय जो हम लोगों का सेशन चल रहा है, विश्व का ऐसा महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, या उसी को ब्लैक कॉन्टिनेंटल या डार्क कॉन्टिनेंटल के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे रीजन भी देखे थे हम लोग कि क्या कारण है कि इसको काला महाद्वीप क्यों कहा गया है। तो पता चलता है कि उसकी जो अधिकांशता जो सीमा है अंध महासागर के साथ लग रही थी, और वहाँ की जो शिक्षा से रिलेटेड और सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ हैं काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंटल के रूप में से नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसकी वाटर बॉडी से रिलेटेड कि इसकी सीमाएं हैं किन किन महाद्वीपों के साथ लग रही थी। ये कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सीमा है इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसमें देखिए एक सीमा जो आई थी वो था आपका भूमध्य सागर के साथ, भूमध्य सागर के साथ लगने वाली सीमाएं थी। दूसरी जो सीमाएं हम लोग पढ़े थे इसमें लाल सागर के साथ लगने वाली सीमाएं, और तीसरी जो सीमा थी वो थी आपकी हिंद महासागर, हिंद महासागर के साथ लगने वाली सीमा। और चौथी जो सीमा है दक्षिणी अटलांटिक के साथ लगने वाली सीमा, और चौथी जो है वो हो जाएगी आपकी उत्तरी अटलांटिक। तो इस प्रकार एक मुख्य रूप से अगर इसके वाटर बॉडी की बात करें हम लोग, तो इसके वाटर बॉडी को हम लोगों ने सरलता से इसको 5 भागों में विभाजित कर लिया है। ये इससे पहले हम लोग इसको मैपिंग के द्वारा देखे थे, और आज इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग के द्वारा पढ़ने का प्रयास करेंगे कैसे ये था। यहाँ पे देखें हम लोग भूमध्य सागर के साथ अगर लगने वाली सीमाओं की बात करें हम लोग, तो इसको एक ट्रिक बताया गया था आप लोगों को, और उस ट्रिक का नाम था मैटली। उस ट्रिक का क्या नाम था? मैटली। ठीक, मैट मतलब क्या है? चटाई, और ली मतलब लेना, मैटली। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो एम से था, एम का मतलब क्या हो जाएगा? तो उत्तर क्या होगा? मोरक्को। क्या होगा? एम का मतलब मोरक्को। ए से क्या हो जाएगा? तो उत्तर क्या होगा? अल्जीरिया। और फिर इसके बाद टी से देखा जाए तो टी से क्या बताया गया था आपका? ट्रिपोली। क्या था आपका? ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। और एल से क्या हो जाएगा? लीबिया, एल से लीबिया। और ई से क्या हो जाएगा आपका? इजिप्ट, ई से इजिप्ट, या उसी को क्या नाम दिया गया था आपका? मिस्र नाम दिया गया था ये। अब इनमें अगर देखा जाए, इसकी राजधानी जो बताई गई थी मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात।
रबात की सीमा है, ध्यान रखिएगा कि ये जो बंदरगाह है ये आपका भूमध्य सागर पर स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ पर ये अटलांटिक में है। ये कहाँ पे है? ये अटलांटिक। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरियस। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। इजिप्ट की राजधानी मिस्र। मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा, कैरो या काहिरा। ये यानी 5 राजधानियाँ इसके हो गई। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किन किन के राजधानी है जो भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा रबात ये आपकी नहीं आएगी और काहिरा ये नहीं आएगी। बाकी तीनों की जो राजधानी है वो किस पर स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर पर स्थित है। ये इन तीनों की भूमध्य सागर पर ये स्थित है। इसको हम लोग बाकायदा पूरा मैप के द्वारा इसको हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक। इसको ये काहिरा में बताया गया था कि एक शहर था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम था उसका? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया की बात करें तो वही सिकंदर के नाम से लिया गया है, अलेक्जेंडर के नाम से इसको नाम दिया जाता है। तो बताया जाता है कि अलेक्जेंडर का इस पर यानी विशेषाधिकार था वो। और ये जो अलेक्जेंड्रिया है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर क्या होगा आपका? भूमध्य सागर का प्रसिद्ध बंदरगाह है, या ये कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर से काहिरा तक ये यातायात का एक परिवहन का एक कहीं ना कहीं रीजन बनता है। ये काहिरा जो है वो नील नदी पर स्थित था आपका ये। तो इस प्रकार एक पार्ट हम लोगों ने पूरा इसका ये डिटेल पढ़े थे कि कैसे आपका ये आप इसके साथ ये लगा हुआ है ये। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग लाल सागर के साथ। देख लीजिएगा एक बार, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक, अब इसके बाद जो देखते हैं हम लोग लाल सागर के साथ लगने वाली सीमा। के बाद देखते हैं हम लोग लाल सागर के साथ लगने वाली सीमाओं के बारे में। लाल सागर की बात करें तो देखा जाए तो इसे किन किन देशों की सीमा इसके साथ लग रही थी? तो एक आपका क्या है? इजिप्ट आपका, मिस्र ही था आपका। इजिप्ट या इसी को क्या नाम दिया जाता है? मिस्र। दूसरी जो सीमा आती है वो किसकी आ जाती है? सूडान की आती है। दूसरी क्या हो जाएगी? सूडान। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद अगर देखा जाए तो किसकी आ जाएगी? जिबूती। किसकी आ जाती है? जिबूती। जिबूती के बाद अगर देखें तो सोमालिया, लेकिन सोमालिया किस में चला जाएगा? अदन की खाड़ी के साथ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोमालिया किस में चला जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? ये अदन की खाड़ी के साथ चला जाएगा ये। इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या बताई गई आपको? काहिरा। और सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम का जो लोकेशन है किन दो नदियों के संगम पर है? हाँ, वेरी गुड, श्वेत नील और
नीली नील के संगम पर है ये। श्वेत है, नील और क्या है, नीली नील के संगम पर है ये। इरिट्रिया के बारे में देखा जाए तो इरिट्रिया क्या करता था, बहुत ही इरिटेट होता था ये। ठीक, तो इरिटेट का मतलब क्या होता है? हाँ, परेशान होना। और जब परेशान कोई ज़्यादा करता है तो इसको क्या करते हैं, कस को मार देते हैं, एस मारा। ठीक, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, एस मारा। एस मारा। ठीक, बाद में देखा जाए इसका तो जिबूती आपका है, और जिबूती की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, जिबूती ही है। ठीक, और सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु, है ना। इसकी राजधानी क्या है, मोगादिशु। मोगादिशु। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन कौन से शहर हैं या कौन कौन सी राजधानी हैं जो कि लाल सागर की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो कि लाल सागर की सीमा पर स्थित है। काहिरा ये तो है नहीं आपका, नील नदी पर है। खार्तून की बात करें तो श्वेत नील और नीली नील के संगम पर है। असमारा ये आपका कहाँ पे है, लाल सागर पर है ये, है ना। ये क्या है, लाल सागर का प्रसिद्ध बंदरगाह हो जाएगा यहाँ पर। जिबूती की बात करें तो जिबूती का लोकेशन देखिएगा एक बार ध्यान से कि आपका ये तट पर तो है ये, ठीक है, लेकिन तट पर देखा जाए तो कहाँ पे चला जाएगा ये, अदन की खाड़ी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाता है ये, अदन की खाड़ी में चला जाएगा ये। अदन की खाड़ी। और मोगादिशु है, इसकी राजधानी है, किसके तट पर है ये, हिंद महासागर की सीमा पर है, हिंद महासागर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष में आया कि लाल सागर के साथ केवल इरिट्रिया की राजधानी जो है असमारा ही जो उसके तट पर ये स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा था हम लोगों ने कि इजिप्ट का कोई एक बंदरगाह था यहाँ पे। ठीक है, इजिप्ट का एक बंदरगाह के बारे में पढ़े थे, और उस बंदरगाह का क्या नाम था, पोर्ट सईद था। वो क्या नाम था, पोर्ट सईद बंदरगाह। ठीक, पोर्ट सईद बंदरगाह। और दूसरा एक बंदरगाह और पढ़े थे इसी पे हम लोग, स्वेज बंदरगाह। स्वेज बंदरगाह। और इनका एक हम लोग फिगर भी अध्ययन किए थे, अलेक्जेंड्रिया पढ़ चुके। तो यहाँ से देखें कि इस जगह पर आपके दो प्रमुख बंदरगाह नज़र आते हैं ये। ठीक, जैसा कि फिगर के अनुसार भी हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए थे कि इस प्रकार ऐसे आपका ये फिगर बनता है, ये लाल सागर का। लाल सागर, और ये जो आपका था सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम था इसका, सिनाई प्रायद्वीप। और यहाँ पे जो स्थित है कौन सा बंदरगाह है, तो पोर्ट सईद है, पोर्ट। और यहाँ पे जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है, स्वेज बंदरगाह।
सुएज बंदरगाह। और इन्हीं दोनों को आपस में एक दूसरे से लिंक किया गया था, 1869 में बनकर के तैयार हुआ था आपका ये, ठीक, जो कि फ्रांस की कंपनी ने इसका टेंडर लिया था और विश्व की सबसे लंबी नहर का निर्माण किया था ये। और फिर इसके बाद जहाँ पे देखिए जिबूती है और जहाँ पे सोमालिया है, इन दोनों के पास देखा जाए तो एक आपका जल संधि है जो कि आंसुओं से भरा होता है लोगों के, हाँ, जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि। अब जब देखिए लाल सागर में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो लाल सागर है ये हमेशा युद्धों से पूरा घिरा हुआ था। 5 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं यहाँ पे ये, और इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि पूछिए मत ये, है ना। मिस्र और इजराइल के बीच में इतने भयानक भयानक युद्ध हुए हैं और इतनी ज़्यादा जहाज़ें चलती हैं ये, तो पर्यावरण से कहीं ना कहीं आपके समस्या है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ झीलों के बारे में बात की गई थी। सबसे दक्षिण में कौन सी झील थी, तो लिटिल बिटर झील। क्या नाम था, लिटिल बिटर झील। इसके उत्तर की तरफ चले तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेट बिटर झील। ग्रेट बिटर झील। और थोड़ा सा उत्तर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो फिर आपको देखिए एक प्रमुख झील मिलेगा आपको, तिम्सा, है ना, क्या नाम है, तिम्सा झील। और उसके बाद क्या मिलेगा आपका, अल मंजला लेक, ग्रेट बिटर। तिम्सा झील और उत्तर की तरफ चले अल मंजरा झील। तो ये यानी 4 झीलों का एक समूह देखने को मिलता है। और हमेशा ये विवाद का कहीं ना कहीं कारण है, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पर ये छाया हुआ है कि इन झीलों में जो रहने वाली जीव जंतु हैं और मछलियाँ जो पाई जा रही हैं, जलीय जीव हैं, ये हमेशा क्या कर रहे हैं कि खतरे का कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। और इसलिए इन झीलों को बचाए रखने के लिए जैव विविधता से दृष्टिकोण से हमेशा ये प्रश्न का एक रूप बना हुआ है ये। तो इस प्रकार दूसरा देखिए पार्ट हो गया आपका लाल सागर के साथ इसकी लगने वाली सीमाओं के साथ। फिर इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंद महासागर के साथ है लगने वाली सीमाएं। तो देखते हैं हम लोग हिंद महासागर के साथ है लगने वाली सीमाओं के बारे में। तो इसके साथ जो एक देश लग रहा है उसका नाम है सोमालिया। सोमालिया के बाद दूसरा जो देश आता है उसका नाम है केन्या। केन्या के बाद है तंजानिया। तंजानिया के बाद आपका आ जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद जो अगला देश है वो आपका है दक्षिण अफ्रीका। और एक आपका है द्वीप के रूप में आ जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो ये प्रमुख देश हैं जिसकी सीमाएं कहाँ पर है, ये हिंद महासागर के अंतर्गत आपकी ये आती है। ये सोमालिया की राजधानी बताई गई आपको, मोगादिशु। केन्या की राजधानी नैरोबी।
नैरोबी क्यों प्रसिद्ध है, कोई बताएगा? कुछ पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बात हुई है वहाँ पे? नैरोबी में किसकी? UNEP का, वेरी गुड, है ना। किसका हुआ था? UNEP का यहीं पर सम्मेलन हुआ है। और तभी से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 5 जून को हमेशा क्या करेंगे, विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे ये। तो नैरोबी इसलिए आपका ये प्रसिद्ध है ये, ठीक। तंजानिया, जिसे लॉन्ग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ये, ठीक। तो इसकी राजधानी क्या है? डोमोगा। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कितनी बताई गई है? 3 राजधानियां हैं ये। जिसकी कितनी है? 3 राजधानियां हैं। एक आपकी क्या है? प्रिटोरिया। एक क्या है? प्रिटोरिया। दूसरा है ब्लूम फाउंटेन। और तीसरा क्या है? केप टाउन। तीसरा केप टाउन। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारियो। अंतानानारियो। रिया नाम की जो बच्ची थी उसी के नाना का अंत हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी राजधानी है जो बंदरगाह के रूप में जानी जा रही है ये। तो बात आती है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। क्या बंदरगाह है कि नहीं? तो उत्तर होगा यस, ये आपका बंदरगाह है। और कहाँ पर है? हिंद महासागर के तट पर ये स्थित है ये। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका ये बंदरगाह। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर अभी से हम लोग जाने रहेंगे तो एक टॉपिक आपका आता है नेट में, परिवहन भूगोल, ठीक। तो परिवहन भूगोल में वो सब आसान हो जाता है सारा चीज़ फिर आपके लिए, ठीक है। केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी। ये तट पर नहीं है, ध्यान रखिए, ये आंतरिक भाग में है ये, ठीक। और जहाँ पर ये स्थित है वहीं पर एक आपका है कि तंजानिया और केन्या की सीमा पर एक पर्वत है वो, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है वो? किलिमंजारो। कहाँ पर है वो? किलिमंजारो। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? हाँ, किलिमंजारो। ये मृत ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है ये। डोमोगा की बात करें तो ये भी आपका आंतरिक भाग में है ये। कहाँ पर है ये? आंतरिक भाग में है। मोजाम्बिक है, ये आपका देखिए क्या है? बंदरगाह है ये आपका क्या है? बंदरगाह के रूप में जाना जाता है ये। अब इस पे आते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका में। प्रिटोरिया है आपका, ये आंतरिक भाग में स्थित है। ब्लूम फाउंटेन ये भी आंतरिक भाग में है। केप टाउन जो है ये आपका बंदरगाह है, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये? अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखिएगा इसका। ये कहाँ पर आएगा आपका? अटलांटिक के महासागर के अंतर्गत आता है ये। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर कहाँ पर है? आंतरिक भाग में है ये, ठीक। कहाँ पर है? आंतरिक भाग में। अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में कौन सी जल संधि है जो विभाजन का कार्य करती है ये? तो क्या होगा आपका? मोजाम्बिक चैनल है वो, उसी के नाम पे ही है मोजाम्बिक। है कोई जलधारा भी प्रवाहित होती है यहाँ पे? हाँ, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है उस धारा से रिलेटेड। वेरी गुड, अगुलहास की जलधारा, ठीक है। कौन सी जलधारा है? अगुलहास की जलधारा। तो 6 महीने में जो अपना रूट परिवर्तन करता रहता था ये, ठीक है। तो अगुलहास जलधारा अपना डायरेक्शन चेंज करता है वो। इसके बाद मेडागास्कर की बात करें तो जहाँ पे देखिए मेडागास्कर था वो, ठीक। तो वहीं पे आपका एक द्वीप बताया गया था, रीयूनियन द्वीप।
कौन सा है? रीयूनियन द्वीप। रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है? तो उत्तर क्या बताएंगे? फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो उत्तर क्या होगा? फ्रांस का अधिकार है। ठीक। और रीयूनियन द्वीप से देखा जाए तो किसी भूगोलवेत्ता की जुड़ी हुई कहानी इसके साथ है वो, जिसने पर्वतों की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। कौन सा भूगोलवेत्ता था वो? कोबर कहाँ आएंगे इसमें? संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? होम्स का है। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1929 के आसपास। 1929 के आसपास से यह आता है इनका होम्स से संवहन तरंग सिद्धांत। तो यही वो भूगोलवेत्ता है जिन्होंने जो भूगोल में जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो टेलर की समस्या थी या लोथियन ग्रीन की समस्या थी या वेगनर की समस्या था, उस वेगनर की समस्या को दूर करने वाला कौन था? ये होम्स ने ही किया था। यानी उस फोर्स के बारे में बताया जिसकी वजह से प्लेटों में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा था। प्लेटों में क्या हो रहा था? विस्थापन हो रहा था। अब रीयूनियन के थोड़ा सा उत्तर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आपको एक द्वीप और मिलता है देश के रूप में, मॉरिशस। क्या मिलता है? मॉरिशस। तो मॉरिशस में बताया जाता है कि मैक्सिमम यहाँ पे भारत के लोग रहने वाले, हिंदू यानी हैं यहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड हो गया, ठीक, और बिहार के लोग रहने वाले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। राजधानी क्या बताई गई इसकी? पोर्ट लुइस। ठीक है, राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस की राजधानी है। तो इतनी यही सारी चीज़ें हो गई आपकी हिंद महासागर से संबंधित बातें हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि दक्षिण अटलांटिक के साथ लगने वाली जो सीमा है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि अटलांटिक महासागर के साथ लगने वाली सीमाओं के बारे में। अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर को दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। एक है आपका उत्तर अटलांटिक, एक हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक। तो पहले देख लेते हैं हम लोग दक्षिण अटलांटिक से रिलेटेड कौन कौन सी सीमाएं लग रही है इसकी। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद जो दूसरा आपका है नामीबिया, नामीबिया की सीमा। उसके बाद है अंगोला की सीमा लग रही है। अब कांगो नाम के दो देश हैं इसमें आपकी, ठीक है, और दोनों की सीमाएं इसके साथ लगती है। एक आपका रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो, और दूसरा आपका डेमोक्रेटिक कांगो। तो दोनों की सीमा इसके साथ ये टच कर रही है। और उसके बाद आते हैं हम लोग गैबोन, है ना। उसके बाद क्या है? गैबोन की सीमा है। गैबोन। दक्षिण अफ्रीका की बात की हम लोग, तो यहाँ पे इसकी जो मुख्यतः 3 राजधानियों की बात किए थे हम लोग, और इसी में से एक है जो कि इसकी सबसे दक्षिणतम सीमा है, ये दक्षिणतम सीमा। तो पूछा गया क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणतम सीमा बताइए, तो क्या हो जाएगा? केप अगुल्हास। तो उत्तर क्या होगा? केप अगुल्हास। केप अगुल्हास। तो केप अगुल्हास क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या होगा आपका? सबसे दक्षिणतम सीमा। फिर बात आती है केप अगुल्हास किस महासागर के अंतर्गत है? तो उत्तर क्या होगा आपका? हिंद महासागर।
उत्तर क्या होगा? हिंद महासागर। या ये भी कह सकते हैं यहीं केप अगुलहास से ही इसका विभाजन हो जाता है ये, ठीक है, यहीं से क्या होता है? केप अगुलहास से विभाजन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर? हिंद महासागर के अंतर्गत है। तो अगर एक आपको चूज करना पड़े कि बताइए हिंद महासागर होगा कि अटलांटिक होगा, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? हिंद महासागर वहाँ पे लगाएंगे ये, ठीक। अब यहीं से देखिए क्या होगा? केप अगुलहास से इसकी एक सीमा चली जाती है जो कि उत्तर की तरफ इधर और एक तरफ इधर हो जाएगी। तो जो इधर वाली सीमा होगी ये आपकी कहाँ चली जाएगी? हिंद महासागर के अंतर्गत। और इधर वाली जो सीमा होगी वो कहाँ चली जाएगी? अटलांटिक के अंतर्गत आ जाएगी। अब अटलांटिक में आए तो यहाँ पे इसकी जो राजधानी पड़ती है केप टाउन, केप टाउन, वहाँ पे इसकी राजधानी। देखिए आ रहा है, पूरा कवर कर रहा है कि है तो थोड़ा घुमा दीजिए इसे, केप टाउन हल्का सा घुमा दीजिएगा, केप टाउन, ठीक। और केप टाउन जहाँ पर है वहीं पे आपका एक है आशा अंतरिप। क्या है? आशा अंतरिप, या उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया जाता है? केप ऑफ गुड होप, या इसी को आशा अंतरिप नाम दिया गया इसी को। जो हिंद महासागर के अंतर्गत आ रही है, तो यहाँ पे देखें तो कई यहाँ के बंदरगाह आपके स्थित है। एक है आपका पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ, उसके बाद है ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, और लास्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? डरबन, लास्ट में है डरबन, ठीक। तो ये प्रमुख रूप से इसके यानी प्रमुख ये बंदरगाह देखने को मिलते हैं। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया की राजधानी आपकी है विंडहॉक। क्या राजधानी है इसकी? विंडहॉक, विंडहॉक, विंडहॉक। अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा। कांगो रिपब्लिक है, इसकी राजधानी क्या है? किंशासा। और डेमोक्रेटिक कांगो की राजधानी, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले, ठीक। और लास्ट में आपका पड़ जाता है गैबोन, और गैबोन की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? लिब्रेविले। क्या लिब्रेविले दिया है ना इसकी राजधानी? तो हाँ, लिब्रेविले, गैबोन, लिब्रेविले। अब एक क्वेश्चन जो देता है कि एक तरफ देश दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ दे दिया जाती हैं, और उसमें जो फंसाने के लिए देते हैं तो इसी यहीं से उठा के क्वेश्चन दे देगा। गैबोन है उसकी राजधानी दे दिया जाएगा, नामीबिया है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, अंगोला है उसके बारे में दे दिया जाता है, जो कि कभी सुना ना हो हम लोग, ठीक है ना, कभी सुना ना हो। जहाँ पे देखिए नामीबिया है, ठीक, और नामीबिया के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चलिए तो वहाँ पे एक आपको मिलेगा सेंट हेलेना, मिला आपको?
सेंट हेलेना द्वीप, जहाँ पे नामीबिया है, उसके पश्चिम में सेंट हेलेना द्वीप मिल गया आपको। अब बात आती है कि सेंट हेलेना द्वीप पर किसका अधिकार है, तो उत्तर क्या होगा आपका, यूके का अधिकार है। किसका है, यूके का अधिकार है। फ्रांस का एक ताला सा व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, तो उत्तर क्या होगा, ये फ्रांस का था ये। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था, फ्रांस का था। तो 1815 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था, और युद्ध का नाम क्या था, वाटरलू का युद्ध। और उस युद्ध में इसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके यूके वालों ने क्या किया कि इसी सेंट हेलेना द्वीप पर ले जाकर निर्जन स्थान पर इसको छोड़ दिया, और जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए फेमस भी है सेंट हेलेना द्वीप आपका ये। विंडहोक आंतरिक भाग में स्थित है। कहाँ पे है, आंतरिक भाग में। अंगोला, गोला, गोल गोल अंडा, बाबा जी के डंडा। तो गोल गोल अंडा, तो अंडा, लुआंडा, अंगोला, याद ही रहेगा, पर बोलेंगे नहीं आप लोग इसको, ठीक है। और जहाँ पे देखिए अंगोला है, वहीं पे एक छोटा सा बंदरगाह इसका मिलेगा, तट पे ही है, और उसका नाम है बेंगुला। बहुत ज़्यादा फेमस है ये। दोनों ही देखा जाए तो अटलांटिक के तट पर स्थित है। दोनों क्या है, अटलांटिक के तट पर स्थित है ये। और बेंगुला जलधारा भी है, इसी के नाम पे रखी गई है। तो कैसी धारा है ये, तो उत्तर क्या होगा, ठंडी जलधारा है ये। उसके बाद देखते हैं रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो। रिपब्लिक के और डेमोक्रेटिक कांगो। इसका डेमोक्रेटिक कांगो का ये है। डेमोक्रेटिक है कांगो किंशासा, और ये है रिपब्लिक कांगो। रिपब्लिक कांगो, ठीक। डेमोक्रेटिक कांगो और रिपब्लिक कांगो। तो एक की राजधानी किंशासा और दूसरे की राजधानी क्या है, ब्राज़ीविले, ठीक, ब्राज़ीविले। अब ये दोनों जो है, एक नदी के द्वारा क्या होती है, अलग हो रही है ना। ये क्या हो रही है, दोनों राजधानियां हैं, एक नदी के द्वारा ये अलग होती है। इस प्रकार यहाँ देखा जाए तो एक ऐसे नदी प्रवाहित होती है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इस तरह से, ऐसे भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है ये, ठीक। और इस भूमध्य रेखा के इधर जो आपका जो पड़ता है, इसका नाम है रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो। और इसके इधर जो है उसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक कांगो। इधर क्या, डेमोक्रेटिक कांगो। तो डेमोक्रेटिक कांगो की राजधानी कहाँ पर क्या है, किंशासा, किंशासा। और रिपब्लिक कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले, ब्राज़ीविले। और यहीं पर आकर के क्या करती है, ऐसे डेल्टा बना देती है। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ब्राज़ीविले किस तट पर स्थित है। ब्राज़ीविले किस तट पर स्थित है,
तो किस तट पर होगा, है कांगो के दाहिनी ओर, है ना, कांगो के किधर है, दाहिनी ओर जाकर के स्थित है। और बाईं ओर क्या है आपका ये, किन्शासा, बाईं ओर क्या है, किन्शासा। पहले ये एक देश हुआ करते थे मिलकर के, कांगो नाम का एक देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ हुआ क्या कि एक ने कहा कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है, हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कैसा होगा, रिपब्लिकन देश होगा, वो कैसा होगा, रिपब्लिकन। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया होगा, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं। वहाँ का जो राष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा। जैसे ब्रिटेन की बात करें हम लोग तो ब्रिटेन में जो राजा होता है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, तो ब्रिटेन का राजा और हमारे यहाँ का राष्ट्रपति दोनों की समतुल्य यानी क्षमता है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा ही हो रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये कैसा हो, अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा उसका जो वोटिंग किया जाता है उससे वो चूज किए जाते हैं ये, ठीक। तो जहाँ पे इस तरह का यानी शासन व्यवस्था हो तो उसको रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिकन कंट्री। तो जो रिपब्लिकन कांगो है वहाँ पे इस तरह की शासन व्यवस्था ऐसा देखने को मिलेगी। तो हुआ क्या, इनकी राजधानी की बात आई कि जब अलग हो रहे तो राजधानी क्या बनाया जाए। तो बस एक गाना है उसी पे फिल्मा दिया गया है, इस पार तू है इस पार मैं हूँ नदियाँ बीच में बहती हैं, ठीक है, कि एक तरफ यानी ब्राज़ीले है और दूसरी तरफ क्या है, किन्शासा, ठीक। तो एक तरफ की राजधानी अपनी आप बना लीजिए, दूसरी तरफ की राजधानी हम अपनी बना ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये कांगो, डेमोक्रेटिक कांगो और रिपब्लिकन कांगो ये आपस में अलग होकर के अपनी अपनी राजधानी बना लिए हैं। तो ध्यान रखना ये बंदरगाह के रूप में नहीं जाने जाते हैं, ठीक। इसके बाद है गैबोन, और गैबोन की राजधानी क्या बताई गई है, लिब्रेविले, ठीक। गैबोन की राजधानी क्या है, लिब्रेविले। तो इस प्रकार ये आपका जो दक्षिण अटलांटिक है ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है ये, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तर अटलांटिक से रिलेटेड। अब इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर अटलांटिक के सीमा के सहारे, ठीक। यहाँ तक देखें तो इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक, याद भी हो जाते हैं। समस्या क्या होती है, यहाँ पे आती है आपके उत्तरी अटलांटिक। इतने छोटे छोटे देश हैं कि याद नहीं हो पाते हैं ये। तो इसी को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा ट्रिक का प्रयोग करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और ट्रिक वहीं से स्टार्ट करेंगे, रिया नाम की जो बच्ची है वो, ठीक है, रिया नाम की जो बच्ची है। तो इसका अगर मैप की बात करें हम लोग तो कुछ मैप देखिए इस तरह से ऐसे बनता है ये। यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है। तो पहला देखिए जो पॉइंट लेंगे हम लोग कि इस भूमध्य रेखा से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट आया है, इन देशों के बारे में देख लेते हैं पहले इसको, ठीक है, जिसे कहते हैं गिनी की खाड़ी के सहारे, ठीक है। क्या आ जाएगा, गिनी की खाड़ी के सहारे कौन कौन से देश आते हैं ये, या इसी में लिख सकते हैं हम लोग, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो रिया नाम की बच्ची थी, लाइबेरिया, क्या नाम है, लाइबेरिया। अब ये जो बच्ची है
इसने क्या किया कि बहुत ही कॉस्टली एक घना बुर्का खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा? बहुत ही कॉस्टली क्या खरीदा? बुर्का खरीदा था इसने। ठीक, क्यों खरीदा था? क्योंकि लोगों की नज़रों से बचने के लिए, कि कोई इसको टोके ना। ठीक है, कोई इसको टोके ना। और इस प्रकार वो क्या रहा है, क्या कर रही है, सबसे नज़र बचाते हुए अपने रूम में चली जा रही है वो। और रूम कहाँ पर है उसका? इक्वेटर रेखा पर है वो। कहाँ पर है? इक्वेटर रेखा पर। तो इसी से बच्ची को थोड़ा सा एक माइंड मैकिंग करिएगा कि लाइबेरिया अर्थात रिया नाम की बच्ची है, और उसने क्या किया कि सबसे महंगा कॉस्टली, तो कॉस्टली से क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट। और क्या खरीदा उसने? घना बुर्का। कैसा खरीदा है? घना बुर्का। ठीक, घना। और काफ़ी घना क्यों किया था? क्योंकि लोग उसको टोके ना, कोई इसको टोके ना, टोगो। और जो बुर्का था बहुत ही जो बिना गया था महीन धागों से बिना गया था, तो बेनिन है। जो बुनाई हुई है उसकी कैसे है? जब घना है तो काफ़ी पतले धागों से बुनाई की गई है, तो बेनिन। तो देखिए ये सारे देश मिल रहे हैं कि नहीं वहाँ पे? लाइबेरिया मिल गया होगा, आइवरी कोस्ट मिल गया होगा, घाना मिल गया होगा, टोगो मिल गया होगा, बेनिन मिल गया होगा, और नाइजीरिया नज़र से बचने के लिए, सबके नज़र से बचने के लिए नाइजीरिया। और फिर उसके बाद अपने रूम में वो चली जाती है कैमरून। अपने रूम में चली जा रही है तो मतलब क्या हो जाएगा? कैमरून। और रूम कहाँ पे उसका है? विषुवत रेखीय गिनी पर है वो। कहाँ पर है? विषुवत रेखीय गिनी। चूँकि गिनी की खाड़ी से को रिलेटेड है, तो गिनी की खाड़ी से सारे लगने वाले देशों के नाम आ जाते हैं लगिए। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा देखिए, यहीं से करेंगे। लाइबेरिया, रिया नाम की बच्ची है, उसने क्या किया कि कॉस्टली घाना बुर्का ख़रीदा है। ठीक है, इसी के घाना के ऊपर एक आपको देश मिलेगा, बुर्किना फासो मिलेगा, है ना। तो बुर्का से बुर्किना फासो भी याद अभी करवा देंगे उसको। ठीक, तो आइवरी कोस्ट, घाना। और क्यों उसने घाना ख़रीदा है? कोई इसको टोके ना, है। घना रहेगा तो चेहरा उसका कोई देख नहीं पाएगा। और जो बुर्का है जो बिना गया है, बहुत पतले धागों से बिना गया था, इसलिए काफ़ी घना था। और इस तरह से सबसे नज़र बचाते हुए और अपने रूम में वो चली जाती है। और रूम कहाँ पर है? विषुवत रेखीय गिनी पर है। तो थोड़ा सा जब भी देखिए क्या है कि जब भी आप ओढ़ने दुपट्टा उपट्टा इस तरह सर पे रखते हैं, तो उसको थोड़ा सा जब भी रखें तो हमेशा ये याद कर लिए, अच्छा हाँ ये बुर्का से को रिलेटेड है, काफ़ी घना है। और लोग इस तरह से क्या करते हैं, चेहरे को थोड़ा ढकते भी हैं ऐसे, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा माइंड मेकिंग करेंगे, आपको ये याद हो जाएगा ऐसे ही। ठीक किसी भी चीज़ को ऐसे याद वाद करना हो, वैसे रटेंगे क्या है कब है, कोई एक आए तो भूल जाएंगे, श्योर 100% भूलेंगे। लेकिन एक स्टोरी की तरह अगर इसको बना लेते हैं ये, तो वो आसानी से क्या होगा, माइंड मेकिंग हो जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा। और जब भी पेपर में आएगा उसको कर भी डालेंगे उसको। तो ये स्टोरी अगर याद रहेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश है इसके, ये आपके याद हो जाते हैं इसके। ठीक, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं ये। अब इनमें से जो है कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आइवरी कोस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या होगा आपका? हाथी दांत के लिए जाना जाता है ये। किसके लिए है? हाथियों के दांत के लिए है ये। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो हाथी के दांत पाए जाते कहाँ पे है?
यहीं पे आपके पाए जाते हैं आइवरी कोस्ट में। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है यहाँ का ये, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया की राजधानी यहीं पर है, देखिए आपका मध्य भाग में इसके देखिए अबूजा, है ना, जो कि तेल ताड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पाम ऑयल से रिलेटेड। घाना, घाना की राजधानी बिल्कुल इसके तट पर है, बंदरगाह है अक्रा। और अक्रा के बारे में बताया जाता है कि ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर है? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश है ये। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा। पोर्टो तो घाना की राजधानी क्या बताई गई? अक्रा। और अक्रा की प्रसिद्धि क्यों है? 0 डिग्री देशांतर पर। या ये कह सकते हैं कि विश्व की एकमात्र राजधानी अक्रा, जिसका जो समय है लंदन के समय से बिल्कुल मिल। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम लोग आते हैं ये, ठीक, जो कि अटलांटिक महासागर से उत्तर की तरफ हम लोग चलेंगे अब इसमें। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने एक चीज़ इसको पढ़ा कि उत्तरी अटलांटिक से रिलेटेड एक था हम लोगों ने गिनी के संदर्भ में, जो गिनी की खाड़ी थी, गिनी की खाड़ी, वहाँ पर कौन कौन से देश हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर यानी प्रसारित है, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और रिया नाम की जो बच्ची थी, उसी बच्ची का वो स्टोरी हम लोगों ने लिया था, वो रिया नाम की जो बच्ची थी। तो रिया नाम की बच्ची है, अपने विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो कमरे में प्रवेश कर गई, और जब कमरे में प्रवेश की गई तो इस तरह से क्या हुआ कि वो फ्री महसूस किया अपने आप को, है ना। कैसा महसूस किया? फ्री। फ्री मतलब बिल्कुल राहत की सांस लेना है, ठीक। तो फ्री का मतलब यहाँ फ्री टाउन। फ्री का मतलब क्या है? फ्री टाउन। और क्वेश्चन एक आपका आया था कि फ्री टाउन निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? फ्री टाउन किसकी राजधानी? तो वहीं पे आपको मिलेगा आपको सिएरा लियोन। किसकी राजधानी है? सिएरा लियोन। तो इस प्रकार सिएरा लियोन, और इसी की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्री टाउन। और जब वो अपने रूम में प्रवेश की तो रूम कहाँ पे था उसका? विषुवत रेखीय गिनी। और गिनी की जब बात आते हैं तो गिनी से आपके 2 नाम और पड़ेंगे। गिनी से 2 देश और आपके यहाँ पे नाम आएगा। एक है आपका गिनी बिसाऊ, देखिएगा मिलेगा गिनी बिसाऊ,
और दूसरा मिलेगा आपका गुइना या गिनी भी कहते हैं इसी को, ठीक है। गिनी बिसाऊ और दूसरा क्या हो जाएगा आपका गिनी या गुइना कहते हैं। तो इस प्रकार वो अपने आप को फ्री महसूस की और कहाँ महसूस की, जब अपने गिनी वाले देश में पहुंच गई है वो, ठीक। तो अब जो वर्ड आया यहाँ पे, एक शब्द आया है गिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये गिनी, ठीक है। गिनी से देखा जाए तो कई चीज़ आपके आते हैं। पहला है 3 तो देश आ जाएंगे आपके गिनी से, क्या आ जाएंगे 3 देश। एक है विषुवत रेखीय गिनी, विषुवत रेखीय गिनी है, तो थोड़ा इधर घुमा दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ तो विषुवत रेखीय गिनी। और दूसरा जो आपका है गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ, और तीसरा आपका जो है वो गिनी। तो 3 तो आपके देश हो गए। एक आपकी खाड़ी मिल जाएगी, गिनी की खाड़ी, क्या मिल जाएगी, गिनी की खाड़ी। और एक आपको द्वीपीय देश मिल जाएगा पपुआ न्यू गिनी, ठीक, पपुआ न्यू गिनी। पांचों याद रहेगा कि नहीं, पपुआ न्यू गिनी। वो तो पूछेंगे बीच में, तब बताएंगे फिर आप लोग, ठीक है, कितना याद रहे कितना भूलेंगे, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे देखिए एक साथ मिल जा रही है, सब एक साथ, उसको नोट कर लिया करिए इसको। कहीं पर भी जहाँ पे आपका स्टडी रूम हो वहाँ पे इसको बना करके से एक साथ लिख लिया करिए, ठीक है ना, कि एक साथ आपको कई चीज़ें मिल जा रही है। तो जब देखिए बच्ची वो अपने रूम में प्रवेश कर गई और अपना आराम से उसमें फ्री रिलैक्स महसूस कर रही है, फ्री टाउन हो गई है, तो उसने कहा क्या, अब कोई गल नहीं है ना, अब मैनू कोई गल नहीं है, कोई चिंता फिक्रे नहीं है, मतलब सेनेगल, क्या हो गया, सेनेगल, सेनेगल। अब इसी रिया नाम की जो बच्ची है, आगे चल कर के एक स्टोरी और आपकी जुड़ जाएगी। और जब माली यानी फूल तोड़ने जाती थी, यानी कर्क रेखा से स्थित जो देश आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे उसको हम, ठीक। तो ये बच्ची फूल भी तोड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि जो माली था, तो माली नाम का एक देश भी पड़ेगा वहीं पे आपको, ठीक है, उसको भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो माली इसको देख लेता है, तो उसने क्या किया, एक डंडा लिया और मार के टंगड़िया तोड़ दिया, तो मारी टानिया, क्या हो गया, मारी टानिया। फिर भी नहीं उसने माना, लकड़ी का एक ही सहारा ले लेकर के वो फिर भी जाती थी, फूल ले आती थी, क्योंकि ईश्वर की काफ़ी बड़ी भक्त थी वो। तो पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, और इस प्रकार अंततः क्या हुआ कि वो बिल्कुल जीत गई कि अब मुझे कोई रोके ही नहीं पाएगा, मूर्ख को मुझे कोई रोके ही नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले, मूर्ख को। तो रिया नाम की जो बच्ची है, एक है गिनी की खाड़ी की तरफ ले चलिएगा स्टोरी, और दूसरी स्टोरी कहाँ ले चल रहा है, उत्तर की तरफ ले चलिएगा, ठीक। तो इस प्रकार उसकी ये पूरी आपको याद हो जाए। कैसे याद करना है कि रिया नाम की बच्ची है,
उसने क्या किया, बहुत ही कॉस्टली घना बुर्का खरीदा। और क्यों खरीदा, उसके पीछे रीज़न था कि कोई इसको देख ना ले, सबके नज़र से बची रहे, कोई इसको टोके ना, कोई इसको टोके ना। और अंततः इस प्रकार क्या हुआ, जो बुर्का था बहुत ही घना बीना गया था, और इस प्रकार वो अपने रूम में प्रवेश कर गई। और रूम कहाँ था उसका, विश्वत रेखीय तब था। तो एक स्टोरी उधर की तरफ गई और दूसरी स्टोरी इधर की तरफ ले आएगा, घुमा करके उत्तर की तरफ चलिएगा। कि जब वो अपने घर में पहुंची तो अपने आप को फ्री रिलैक्स महसूस किया। तो फ्री टाउन किसकी राजधानी है, सिएरा लियोन की। और गिनी नाम का जो घर था, उस नाम से 2 देश और मिल गए आपको, एक आपका गिनी बिसाऊ और दूसरा आपका गिनी। और जब अपने रूम में पहुंच जाती है, फ्री हो जाती है, रिलैक्स, फिर कहती है मुझे अब कोई गल नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। लेकिन यही बच्ची है, सुबह उठती है, उठ करके क्या करती है, गार्डन में जाती है, माली का काम करती है। तो वो क्या करती है, फूल तोड़ करके ले आती है। माली जो होता है एक बार देख लेता है उसको, तो देख लेता है, फिर क्या करता है कि मार के टंगड़िया तोड़ दिया, मारी टानिया। और इस प्रकार बच्ची क्या कर रही है, एक लकड़ी का सहारा ले लेकर फिर भी जाती है वो, तो पश्चिमी सहारा। और इस प्रकार यह बच्ची को कोई रोक नहीं पाया, और अंततः क्या होगा, मोरक्को। यानी जहाँ से हम लोग शुरुआत किए तो वहीं पे हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक, तो शायद हो सकता है कि इस स्टोरी से जो आपका जो सबसे टफ पोर्शन था, जिसको भूल जाते थे, कोशिश है वो याद हो जाएगा वो आपको। ठीक है और 1-2 बार किसी को सुना दीजिएगा स्टोरी, और बढ़िया हो जाएगी आपको। ठीक है ना। तो ये सब तरीका है ऐसे जो कि कठिन चीज़ों को आसान कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, हम लोगों ने एक पार्ट इसका जो था, जो पिछली बार इसको बाय मैपिंग के द्वारा पढ़े थे हम लोग पूरा बाकायदा, उसी को यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टिंग के द्वारा इसको समझेंगे पूरा ये। तो अब अगर ये पूरा आपको याद हो जाता है तो एक चीज़ हो जाएगा कि किसकी सीमा किसके साथ टच कर रही है, किस सागर के साथ है टच करती है, वो आपको पता चल जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है लैंडलॉक कंट्री के बारे में, लैंडलॉक कंट्री के बारे में। तो जब देखिए, जब सीमाओं की बात आती है ये याद हो जाता है, तो लैंडलॉक कंट्री धीरे धीरे अब याद ही हो जाएगा, फिर एक पार्ट जब हो जाएगा, है ना। तो अभी तक देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके वाटर बॉडी से कोरिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, जो कि भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर, फिर अदन की खाड़ी, फिर हिंद महासागर, और फिर दक्षिण अटलांटिक, फिर उत्तर अटलांटिक, इस तरह से पूरी यात्रा की है। अब इसके आंतरिक भाग में चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। ठीक, आंतरिक भाग में चलने के लिए इसमें कुछ रेखाओं का सहारा लेते हैं हम लोग। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है ये अफ्रीका, जो कि चारों गोलार्धों में स्थित है ये। ठीक है, कितने गोलार्ध में है ये, चारों गोलार्ध में ये स्थित है ये। चारों गोलार्ध का मतलब क्या है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में ये आपका ये आता है। जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण कहाँ से करते हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका, जीएमटी रेखा से करते हैं। कहाँ से करते हैं, जीएमटी रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो इसके इस पार्ट से देखें तो यहाँ से देखिए आपका 0 डिग्री रेखा से आ रही है, ये आपका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उत्तर में देखें तो यहाँ पे एक आपको देश मिलेगा जो कि यहाँ का सबसे बड़ा देश है, अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ से ये गुजर रही है। ठीक, अल्जीरिया से गुजरती है।
और उसके बाद जो दूसरा देश आता है माली, तीसरा आता है बुर्किना फासो, और चौथा जो देश आता है घाना। चौथा देश क्या आता है? घाना। यहाँ पे आपका ये माली, बुर्किना फासो, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये घाना। 4 देशों से होकर के गुजर रहा है। ये आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के गुजरता है ये। याद कैसे करेंगे इसको? आसानी से भी याद हो जाएगा, नो डाउट, परेशान मत होइएगा। वही रिया नाम की जो लड़की, वहीं से स्टोरी हम लोग उसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक, रिया नाम की जो बच्ची है क्या काम करती है? माली का काम कर रही थी। माली मतलब फूल तोड़ना, फूल तोड़ने के लिए जाती है वो। और जब फूल तोड़ने जाती है तो बुर्का पहन के जाती है वो, बुर्किना फासो। और बुर्का कैसा होता है? बहुत ही घना होता है। तो ये आपको चारों याद हो जाएगा ये कि रिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। क्लियर है कि नहीं? अल्जीरिया, इसकी राजधानी अल्जीरियस। अल्जीरियस किस गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखिए, किस गोलार्ध में आएगा? पूर्वी। माली, माली की राजधानी बमाको है क्या? बमाको। किस गोलार्ध में आएगा ये? पश्चिम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका बुर्किना फासो। ये भी आपका पश्चिम में आएगा। मिला कि नहीं? बुर्किना फासो क्या राजधानी? क्वागाडोगो। डोगो। घाला, घाला की राजधानी अक्रा। ये इसी के रेखा पर ही है आपका, ये इसी की रेखा पर आपका ये। तो 4 देश हैं। एक है राजधानी जो कि पूर्वी गोलार्ध में है, और 2 कहाँ पर है? पश्चिमी गोलार्ध में है। और एक है जो कि विषुवत है, भूमध्य रेखा, सॉरी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है ये। तो एक पार्ट तो इसका ये हो गया कि 0 डिग्री देशांतर से कोरिलेटेड। अब इसके बाद जो दूसरा देखेंगे, 3 रेखाएं और देखेंगे। एक आपका है कर्क रेखा, दूसरा मकर रेखा, और तीसरा आएगा आपका भूमध्य रेखा। आगे देखते हैं हम लोग कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से तीनों अक्षांश प्रमुख रेखाएं गुजर रही हैं। एक है आपका कर्क रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा, और तीसरा है मकर रेखा। ये 3 रेखाएं गुजरती है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये रेखाएं किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये। तो इसके पश्चिम में देखिए एक देश मिलेगा आपको, पश्चिमी सहारा। क्या नाम है इसका? पश्चिमी सहारा। एक देश आपका ये मिल जाएगा। दूसरा आपका है माली,
तीसरा है अल्जीरिया, चौथा जो है वो लीबिया, और उसके बाद है आपका मिस्र। उसके बाद है, ये तो मुख्य देश है जहाँ से ये गुजर रही है ये, ठीक है, मुख्य देश है जहाँ से गुजरती है ये, कि एक आपका पश्चिमी सहारा, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। और एक जगह पे सीमा बनाती है ये, एक जगह पे क्या है, ये सीमा बना है। तो सीमा देखिए किससे किससे बना रही है, जहाँ पे नाइजर और है वहाँ पे एक है, एक दूसरा चाड, साउथ में क्या है, एक तरफ है नाइजर और दूसरा क्या है चाड, उसके साथ क्या करिए सीमा बनाती है। तो मुख्य रूप से जिन देशों से गुजरती है आपकी ये है, और सीमा के रूप में आपके इस किया जाती है। इसको याद कैसे करें, तो उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रिया, बिटिया थी ये, किसकी बिटिया थी, मिश्रा जी की, ठीक। क्या काम करती थी ये, माली का काम कर रही थी ये। और इसी का मार के टंगरिया तोड़ दिया गया था, मारिटानिया जो था। अच्छा, मारिटानिया छोड़ गया ना यहाँ पे, मारिटानिया, ठीक। तो मार के टंगरिया तोड़ दिया गया। अब फिर क्या करती है, लकड़ी का सहारा लेकर के, उसके बावजूद भी जा रही थी, लकड़ी का सहारा। इसी ट्रिक से याद करेगा। रिया का मतलब क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, बिटिया मतलब लीबिया, मिस्रा मतलब मिस्र, माली मतलब माली हो जाएगा, और मार के टंगड़िया तोड़ दिया मतलब मारिटानिया, और लकड़ी का सहारा लेके गई मतलब पश्चिमी सहारा। तो 6 देश आपके याद हो गए, और 2 देश के साथ क्या करती है, सीमा लगा रही थी। तो मुख्य रूप से जो देता है यही देश देते हैं इससे रिलेटेड। तो 6 देश के साथ ये सीमा बना रही है जहाँ से गुजर रही है। रिया वाला ट्रिक बढ़िया है ना, कई क्वेश्चन इस पे हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग भूमध्य रेखा से रिलेटेड, कि भूमध्य रेखा इनके किन किन देशों से होके गुजर रही है। यहाँ पे देखें हम लोग, तो एक झील मिलेगी जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील, ठीक, विक्टोरिया झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या नाम है, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया के मध्य से होकर के गुजर रही है ये, विक्टोरिया के मध्य से होकर के गुजरती है। विक्टोरिया के राइट हैंड साइड देखिएगा तो केन्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा,
केन्या। और उसके राइट हैंड साइड जाएगा तो सोमालिया, सोमालिया। और इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो मिलेगा आपको युगांडा, युगांडा। युगांडा के इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो कांगो नाम के 2 देश मिल जाएंगे, कांगो रिपब्लिक और कांगो गणराज्य। डेमोक्रेटिक के कांगो और रिपब्लिक के कांगो, 2 देश आपके मिल गए ये आपके। और लास्ट में मिल जाएगा आपका गैबोन, लास्ट में क्या मिल जाएगा, गैबोन। तो इन सब देशों से होकर के गुजरे 6 देश हैं मुख्य रूप से यहाँ पे। तो यहीं से उठाएंगे इसको हम लोग विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील के राइट हैंड साइड केन्या, लेफ्ट हैंड साइड युगांडा। सोमालिया डेमोक्रेटिक नाम के 2 देश हैं, डेमोक्रेटिक के कांगो और रिपब्लिकन कांगो, और फिर आपका गैबोन, ये आपके आ जाएगा। मकर रेखा की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा नामीबिया, नामीबिया के इधर चले तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ है अफ्रीका मिल जाएगा। और उसकी तरफ चलते हैं हम लोग तो बोत्सवाना आपको मिलेगा, बोत्सवाना। और चलते इधर तो मोजाम्बिक है, और फिर लास्ट में मिल जाएगा आपको मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये 5 देश है जहाँ से ये गुजर रही है। अब बात आती है कि सर ये याद क्यों करें। सबसे बड़ी बात ये आता है, क्वेश्चन आता है कि याद क्यों करना है ये। तो याद देखिए इसलिए करना है आपको कि विश्व के जितने भी बड़े मरुस्थल पाए जाएंगे, मरुस्थल की बात करें, वो आपको यहीं पर मिलेगा। आपको ये कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे पाए जाएंगे। मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, या तो कर्क रेखा पर पाए जाएंगे या तो और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ध्यान रखिएगा पश्चिमी भाग में। तो एक तरह से देखिए जो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र आपको पता चल जाएगा ये, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे मरुस्थल होंगे वहाँ की जनसंख्या कम होगी। तो विश्व के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र आपको मिल जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे विरल जनसंख्या, कहाँ कहाँ पर सघन जनसंख्या। इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र होता है कर्क और मकर का, वहाँ पे वो वर्षा वाला क्षेत्र होता है। वो कैसा होता है, वर्षा वाला क्षेत्र होगा। और जब वर्षा वाला क्षेत्र होगा तो एग्रीकल्चर होगा, वनस्पतियाँ होंगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार ये आपको इस सब टॉपिक्स का एक आधार बन जाता है, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के सबसे मूल पार्ट है कि कहाँ पे विरल जनसंख्या, कहाँ पर सघन। जैसे अगर यहाँ की बात करें हम लोग, मिस्र, क्या है मिस्र, और मिस्र की राजधानी काहिरा महानगर है आपका, मेगा सिटी है आपका ये, है ना। मेगा सिटी वाले हम इसको देखे थे कि मेगा सिटी के अंतर्गत आता है ये। तो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया आपका जाएगा ये, ठीक। भूमध्य रेखा की बात करें तो ये जैव विविधता से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे है, यहाँ पे आर्द्रता सालों साल होती है, आर्द्रता सालों साल। और इसी जो जब फुल रेनफॉल ईयर
इसी को स्मॉल एफ से रिलेटेड बात की थी। किससे बात की गई थी? स्मॉल। और कोपेन ने जो भूमध्य रेखा से रिलेटेड जो जलवायु होती है 0 डिग्री, किस अक्षर से डिनोट किया था? तो उत्तर क्या होगा? कैपिटल ए। यहाँ पर क्या होगा? AF प्रकार की जलवायु मिल जाएगी आपको। ये क्या मिल जाएगी? AF प्रकार की जलवायु मिल जाएगी। और विश्व में जहाँ जहाँ पे देखिए AF प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहाँ पर क्या होगा कि बहुत घने वन पाए जाते हैं, है ना? बहुत घने वन। क्यों पाए जाते हैं? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? सालों साल ऊँचा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा कि नहीं? संग्रहण की प्रक्रिया ज़्यादा होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा। रेनफॉल क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगा। और जब नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? वाइल्ड एनिमल ज़्यादा होगा। वाइल्ड एनिमल ज़्यादा। और जब वाइल्ड एनिमल ज़्यादा होंगे तो परिणाम क्या होगा? ट्राइब ज़्यादा होंगे। क्यों? ट्राइब ज़्यादा। तो देखिए ये टॉपिक कितने लोगों से टच किया आपका? ये क्लाइमेट का आधार बना कि नहीं बना? हाँ, क्लाइमेट का आधार बना, जो कि कोपेन की जलवायु से रिलेटेड। फिर इसके बाद वनस्पति, जो वनस्पति टॉपिक होता है कि भूमध्य रेखीय वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएगी? यही आपको ये देश मिल जाएंगे। जैव विविधता, जहाँ पे जंगली जानवर और वनस्पतियाँ रहे। जनसंख्या और जनजातियाँ, वो आपके क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो ये इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। तो ये रेखाओं से रिलेटेड आपका ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे जो टॉपिक हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, यहाँ के प्रमुख पर्वत व पठार। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये टॉपिक होगा। इसको 2-2, 3-3 बार खूब बार जा जाके देखिएगा। और मैपिंग पे पूरा एक आपका लोकेशन आपका माइंड में मैप हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से इसका अध्ययन करिएगा जैसा आपके मानसिक मानचित्र है ना, गोल्ड एंड वाइट है, उसकी तरह से अध्ययन करिएगा। और श्योर है कि जब आपको ये मस्तिष्क से पूरा बैठ जाएगा तो हर चीज़ आपको आसान लगेगी। ये सारा चीज़ ठीक।